Next question is regarding eigenvalues and eigenvector. Find eigenvalues. Find eigenvalues and eigenvector. Find eigenvalues and eigenvector for the matrix A. मैट्रिक्स है आपके पास -944 -944 -834 -834 -1687 -1687 आपको सवाल दिया। ठीक है, आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है एंड आइगन वेक्टर। मैट्रिक्स के एंटीज आपको दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट क्वेश्चन बेटा। हम स्टार्ट करते हैं ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट का मतलब क्या रहा? डायगोनल में से आप डायगोनल से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस 16 8 फिर 7 माइनस लैम्डा। ठीक, डायगोनल से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। डिटर्मिनेंट का निशान लगाना बेटा। ये अगला स्टेप क्या है? आ जाओ। ए माइनस लैम्डा के डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करो और लैम्डा की टर्म में बेटा इक्वेशन आएगी, आप उस इक्वेशन के रूट्स बनाइएगा। लैम्डा की टर्म में एक इक्वेशन आएगी, आप उस इक्वेशन के रूट्स बनाइएगा। बना पाओगे? यस सर। यस सर। तो पहले तो ये माइक ऑफ करवा दो, डिस्टरबेंस हो रही है। बोलते जाओ ना, आपकी बात ही मानेंगे, आपकी बात ही मानेंगे। देखो बेटा, लैम्डा क्यूब आएगा फार्मूला लिख रहा हूं मैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्लस lambda times sum of cofactor of diagonals, sum of the cofactor of the diagonal elements minus determinant of A is equal to 0। जैसा मैंने बताया था, हम दो फार्मूले यूज करते हैं बेटा। या तो आप इस डिटरमिनेंट को नॉर्मल जैसे +2 के मेथड से सोल्व कीजिएगा, लैम्डा की टर्म में क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। क्यूबिक क्यों आएगी? क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी। या एक फार्मूला ये भी होता है सोल्व करने का। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये लैम्डा क्यूब है, डायगोनल का जो लीजिएगा मैट्रिक्स का 7 और 3 10 और 9 1 तो 1 आ गया, प्लस कोफैक्टर ऑफ डायगोनल्स। कोफैक्टर डायगोनल का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -9 पहला डायगोनल का एलिमेंट है, इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा, बचा क्या? 2/2। 2/2 का मतलब 21 माइनस 11 -9। अगला डायगोनल क्या रहा? 3 के कोरस्पोंडिंग कॉलम और रो छोड़ दीजिएगा, बचा क्या? -63 + 64 इज 1। अगला डायगोनल क्या रहा? 7 के कोरस्पोंडिंग रो छोड़ दिया, बचा क्या आपके पास? -27 + 32 ये 5 रहा, तो टोटल किया तो -3 रहा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बेटा -3 लैम्डा, अगर हम कहीं गलत नहीं है। सर जहाँ पे -9 है -11 नहीं आएगा? हाँ जी, -9, अच्छा -11, ठीक है ठीक है यस। ठीक है जी। पूरा लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा क्यूब के बाद माइनस लैम्डा स्क्वायर। हाँ, ये लैम्डा स्क्वायर रहा, ये बेटा -11 आ गया, तो 5 6 -5 आ गया, 3 की जगह। यस सर।
अच्छा, आप डिटरमिनेंट बनाइएगा। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? अब नॉर्मल डिटरमिनेंट किसका? ओरिजिनल जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू बनाओ बेटा, क्या आई? 3 आएगी सर। कितना आई है? 3। मतलब निशान तो माइनस का मेरा फार्मूले में है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 आ गया। ये बात कह रहे हैं। अच्छा, इक्वेशन के अब इसके रूट्स निकालना। नहीं, 3 नहीं आ रही है, कुछ गलत है सर 23 आ रही है आई थिंक। एक मिनट, -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, ये 5 आ गया, 3 हाँ 3 हाँ ठीक है, हाँ ठीक है इक्वेशन। और इस इक्वेशन के रूट्स देखना, -1 और एक रूट आ जाता 3। ये आप हिट एंड ट्रायल से चेक करते हो एक रूट, और बाकी दोनों मेथड्स डालते हैं जो भी आपने अब तक सीखा है, डिवीजन बाय एडिशन। लैम्डा की 3 वैल्यूज आ जाती हैं, -1 और आ रही बेटा? लैम्डा की आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं, दीज आर -1 एंड 3। अब ये जो वैल्यूज कैसे निकाल? इन्हीं को हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ये जो लैम्डा की वैल्यूज हैं, इन्हीं को हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया बच्चों? लैम्डा की जो वैल्यूज हैं, इनको आइगन वैल्यूज बोलते हैं। आंसर चेक करने का तरीका क्या है? इसका सम कर दीजिएगा, 3 4, 3 में से 2 गया, 1 रहा, 7 और 3 10 और 9 1 रहा। तो आपका आइगन वैल्यू का जोड़ डायगोनल एलिमेंट के जोड़ के बराबर होता है। सर रूट्स कैसे निकालें? रूट्स निकालने का बेटा तरीका क्या होता है? एक वैल्यू डाल के देख लो। मान लो लैम्डा को हिट एंड ट्रायल से किया मैंने, 1 पुट करते हैं, फिर -1 2 -2 3 -3, ऐसा करके चेक करना कि -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -1 डाल के देखा बेटा, देखो माइनस रहा, अगले भी माइनस रहा, फिर 5 रहा, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उससे पता चल जाता है लैम्डा इक्वल टू -1 उसका रूट है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -1 आपका उसका रूट है। क्लियर? एक रूट पता चल गया? यस सर। हमेशा तो बाकी निकालने के लिए क्या करो, करेंगे। -1 यहाँ रखो। एक शॉर्टकट तरीका ऐसे लिख लो, ऐसे रखना, कोफिशिएंट लिखिएगा इसका। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1। लैम्डा स्क्वायर का -1, लैम्डा का -5, ये -3। आप उनके कोफिशिएंट लिख लीजिए। सिंथेटिक डिवीजन सर। सिंथेटिक डिवीजन बोल देते हैं इसको। अच्छा, ये लिख लिए कोफिशिएंट। पहला 1 उतार दो एज इट इज। -1 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई लिख दिए, यहाँ टोटल -2 रहा। -1 की -2 के साथ ये रहा, इसका टोटल -3 रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 रहा, लास्ट में 0 आएगा 100%। सर एक बार बताना, आवाज आ रही है। जब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो ये चीज खत्म होएगी नहीं। या तो सर आप बच्चे सभी सारे का माइक समझदार ऑफ करवा दो। सर आपका सभी का माइक ऑफ। ठीक है, देखो बेटा कैसे रूट्स निकालने हैं। -1 एक रूट है, वो हिट एंड ट्रायल से आ गया। आपने क्या करना है, -1 पुट किया, फिर 1 पे 2 -2 3 -3। यहाँ पर कोफिशिएंट की लाइन लिख लो। कोफिशिएंट कितना है? 1 -1 -5 -3, 1 -5 -5 -3, 1 एज इट इज। इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ रख दिया, टोटल रहा -2। इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ रख दिया, टोटल रहा -3। इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ रख दिया, टोटल रहा 0। और अगर आप सही हो तो लास्ट में 0 आएगा। अगर आप में 0 आएगा। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? जो इक्वेशन बची वो क्वाड्रेटिक रह जाती है। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? वो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0, वो आपके पास क्वाड्रेटिक रह जाती है। आप इसके फैक्टर बनाइएगा। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू, लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा -3 प्लस 1 कॉमन लिया, लैम्डा -3। ऐसा करके लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -3 इक्वल टू 0,
लैम्डा वैल्यू -1 आ जाती। तो अल्टीमेटली टोटल वैल्यू क्या रही, एक -1 थी जो हिट एंड ट्रायल से आई, उसके बाद -1 से हम टोटल सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं जिसको हॉर्नर मेथड भी बोल देते कई बार। वो बची इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती, क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालते हैं, तो टोटल वैल्यूज रही -1 एंड 3। कौन सा मेथड बोलते हैं सर इसे? कुछ नहीं, मतलब नाम अलग अलग हैं, जिसको बस आप ये सोचो भी सिंथेटिक डिवीजन बोल देते हैं इसको। इस मेथड को हॉर्नर मेथड भी बोल देते हैं, सिंथेटिक डिवीजन या हॉर्नर मेथड, बस सिंथेटिक डिवीजन याद रखो। अब बता रहे जिस बच्चे ने बेटा रूट्स निकालने के बारे में पूछा, उसको बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ बेटा पे अगला साइड में स्टेप सर -1 क्यों लिया, यहाँ पे सर 3 क्यों नहीं लिया? क्या जी बोलिए? सर जो साइड में सर ये ले रखा है -1, यहाँ तो पे यहाँ पे 3 इसके नीचे सर लेफ्ट, सर जो ये बाहर लिखा हुआ है -1। नहीं, मैंने हिट एंड ट्रायल से, मैंने -1, मेरे पास हिट एंड ट्रायल से जो रूट आता उसी से शुरू करते हैं। आप 3 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग सर। में तो मैंने देखो स्टार्टिंग रूट क्या है, स्टार्टिंग में तो मुझे सिर्फ ये पता चला था कि -1 है, -1 है। बाकी फिर बाद में आए ना -1 और 3, तो हाँ जी सर। ओके ये सर। बात। फिर यहाँ तक ठीक है, रब कर दो बेटा। ये फार्मूला आइगन वैल्यूज निकालने का, ये फार्मूला क्यूबिक था, आइगन वैल्यूज निकाल दी, हॉर्नर मेथड बता दिया। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर का। आइगन वेक्टर अलग नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही आता है, ठीक है। अब पता आइगन वेक्टर की बात कैसे करें। 4 आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है ये, A माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। A माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0, और कैपिटल X आपका आइगन वेक्टर होता है। आइगन वेक्टर बेसिकली एक कॉलम वेक्टर होता है जिसकी एंट्री रही XYZ। आइगन वेक्टर एक कॉलम वेक्टर है जिसकी एंट्री आपके पास XYZ। जो आइगन वेक्टर निकालते हैं, आइगन वेक्टर क्या निकालना बेटा, एक कॉलम वेक्टर निकालना है। कॉलम वेक्टर मीन XYZ की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो हर आइगन वैल्यू के लिए निकालना है। वो आपने क्या करना है, हर आइगन वैल्यू के लिए निकालना है। अब मैं करता हूं 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा की वैल्यू -1 यहां पुट कर दीजिएगा। A प्लस आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स है, A प्लस आइडेंटिटी इंटू X इक्वल टू 0, राइट। A प्लस आइडेंटिटी A प्लस आई इंटू X इक्वल टू 0। अब डायगोनल में A प्लस आई का मतलब क्या है, आप लैम्डा में -1 ऊपर डाल दो कहीं, A प्लस आई करोगे तो आपके पास -8 रह जाएगा, 4 4 -8 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे। 4 4 -16 8 8 मल्टीप्लाई विद XYZ, और ये एक होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है बेटा। AX इक्वल टू 0 की तरह एक होमोजेनियस सिस्टम बनता है। अब हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में बदलते हैं। उसके लिए ऑपरेशन क्या लगा, R3 इज ऑपरेटेड बाय R3 - 2R2। दिस इज -8 4 4 -4 4 0 0 0, दिस इज XYZ, और आपके पास ये रहा 0 0। बंद कर दे स्टॉप। ठीक है। एक्लोन फॉर्म में क्या करते हैं, ये नहीं कि निचले 0 बन गया तो हम आगे नहीं चलेंगे, फिर अगले पे चलेंगे, ठीक है। अगले के लिए हमने क्या किया, बस सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया बेटा। सेकंड रो का मतलब R2 पर ऑपरेशन, R2 - R1, इट इज -8 4 4 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई विद XYZ इज इक्वल टू 0 0 0।
अनन्या तो समझ में नहीं, काम दिया तो कर नहीं सकती तू। ठीक है, अब देखो ना बच्चों, माइक म्यूट कर लो। हाँ जी यहां देखिएगा और ऑपरेशन तो नहीं लगेंगे, नो बताइए सर। बच्चों, सर। और ऑपरेशन तो नो नहीं लगेंगे। सर। नो अब सर। नो यहां तक सर। लिख लो आराम से सारे बच्चे एक बार, फिर अगली बात बताता हूँ। ये 4 कॉमन लिया जा सकता है सिंपलीफाई करने के लिए। मैट्रिक्स से कॉमन नहीं लेते हम, डिटरमिनेंट कॉमन लेते थे। यहाँ ऑपरेशन लगा सकते हो आप डिवाइड कर सकते हो, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड लगते हो, कॉमन नहीं लेना, कॉमन वो डिटरमिनेंट में आता है, मैट्रिक्स में कॉमन नहीं। फिर 4, अच्छा 4, हाँ सर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉमन नहीं है कर सकते आप, वो डिटरमिनेंट में होता है। ओके सर। सर जब ये इक्वेशन बनाएंगे उस समय तो हम कॉमन उसमें ले खत्म हो सकते हैं। जाएगी वो बात, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कर सकते हो आप। हाँ जी, लिख लिया बच्चों, बताओ। यस सर। यस सर। अब ना साइड में आ जाओ, देखो साइड में मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। अब ये यहां से एक बात लिख रहा हूं, आपके मुताबिक इस मैट्रिक्स का रैंक 1 आ गया? सर थोड़ा कैमरा आ गया मैं, देखो R1 आ गया, आरके सर। और वेरिएबल है 3, इसमें R मेरा रैंक को डिनोट करता है और वेरिएबल है 3 मीन XYZ। तो सर एक आइगन वैल्यू के बदले में कितने आइगन वेक्टर बन सकते हैं, उसका फार्मूला होता है n-r। इस बात को बहुत जरूरी याद रखना, एक आइगन वैल्यू के बदले में कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं, वो ये फार्मूला डिसाइड करता है, n-r। n-r किया तो 3 - 1 = 2, therefore 2 आइगन वेक्टर आर पॉसिबल। तो R और H कहाँ से आया? आर होता है रैंक, आर होता है बेटा रैंक। रैंक कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। पता चला रे? यस सर। और एक्स नहीं बोला मैंने, एन, एन सर रिपीट करना। रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। देखो वापिस आता हूं बेटा मैं, जो ये लास्ट मैट्रिक्स बची थी, सुनो, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया आपके पास? 1 बोल 1 क्यों आया? एक्लोन खत्म हो जाती है जब मेरी जीरो बनना खत्म हो जाती है, तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो एक ही नॉन जीरो बची, तो मेरा रैंक आपका 2 रैंक मेरा 1 आ जाता है। एन 3 क्यों रहा? XYZ ये वेरिएबल होते हैं एन, एल नहीं है, ये आर है, क्लियर बात? और आर ये रैंक को डिनोट करता है। बेटा समझ आया? यस सर। यस सर। अब आ जाओ वापिस उधर। एन है वेरिएबल्स, वेरिएबल कितने हैं? एन होता है साइज ऑफ मैट्रिक्स, ये कह लो, ठीक है बेटा? एन होता है वेरिएबल्स, वेरिएबल कितने लिए? XYZ 3 वेरिएबल रहे। पता लगा रे एन के बारे में? बोल। यस सर। यस सर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आइगन वैल्यू के बदले में कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं, उसका फार्मूला होता है n-r। n आपके पास 3 है, रैंक मेरा 1 है, तो कितने आइगन वेक्टर आए? ठीक है Two. सर जरा रिपीट कीजिए, एन क्या था? n है वेरिएबल्स, वेरिएबल कितने हैं? ओके सर। XYZ 3 वेरिएबल बने बेटा, और रैंक है 1, तो 2 आइगन वेक्टर ही पॉसिबल हुए। यस सर। अब वो 2 आइगन वेक्टर निकाल लेंगे कैसे? जो लास्ट वाली मैट्रिक्स थी ना, उसको XYZ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपने लिखा होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा -8x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 4z = 0। ये एक इक्वेशन आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, फिर नोट करना। आपको इस इक्वेशन के 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो आपको आइगन वेक्टर के लिए बना हो। सबसे पहली बात क्या कि कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं? n-r। आइगन वेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। आइगन वेक्टर क्या है? हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। और आइगन वेक्टर में
सारी एंट्री कभी जीरो नहीं होती। एक्स वाई जेड वैल्यू निकाल रहे हैं, आइगन वेक्टर में क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल रहे हैं। एक्स वाई जेड हमारे तीनों के तीनों जीरो नहीं हो सकते। तो ऐसा करके मैं दो आइगन वेक्टर निकालता हूं। एक आइगन वेक्टर का नाम x1 कह देता हूं बेटा, और एक वेक्टर का नाम x2 कह सकता हूं। ये बात ऐसे मैंने क्या किया, दो आइगन वेक्टर कर दिए। अब देखो किताब का सोल्व करने का तरीका अलग है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये तरीका अपनाइएगा। दो बच्चों का जवाब थोड़ा सा डिपेंडेंसी की तरह में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बार मेरी बात सुनिएगा। आपने इस बात का ध्यान देना कि आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने इस बात का ध्यान देना कि तीनों एंट्री कभी जीरो नहीं रहेंगी। एक जीरो हो सकता है, दो हो सकता है, बट तीनों नहीं रहेगा। तो मेरा पहला केस, जो मेरा पहला केस था कि वो इंडिपेंडेंट रहें, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर y को जीरो मान लिया और यहाँ पर अपनी मर्जी से z को जीरो मान लिया। प्लीज म्यूट कर लो माइक अपना। है ना, यहाँ पर एक जगह y को जीरो मान लिया, दूसरी जगह मैंने z को जीरो मान लिया। अब y को जीरो मान लिया तो z को अगर मैं सर 2 ये मानता हम हूँ, किसी भी रैंडम मैं वैल्यू z को 2 मानता हूँ, ये ना 20% रखेगा, 20% छड़ के प्लीज म्यूट योर माइक। तो किताबां होई ये 45 ना सारे घर Excuse वाले की me. सारी हेलो बात अभी करेंगे नवजोत, बच्चे, फिर न्यू म्यूट टाइम योर मिलेगा। माइक प्लीज। पर्ची दें गुड्डू। प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है ना, z में 2 डाला तो x को 1 मानना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम सेटिस्फाई करता है। सर ये एक्स वाई जेड किसी को भी सर जरूर प्लीज कर सकते सर हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीच में बोली जा रही है। प्लीज सर रिपीट कर दो। कुछ नहीं बदलता है यार म्यूट कर लो सब। मैं हूं नहीं गया, एक बारी नहीं गया मैं म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट योर माइक। ये कोई नवजोत है यार, उसको बोलो। नवजोत यार अपना माइक म्यूट कर लो। किताबा सेम है जी थोड़ी। देखो समझो बेटा, अगर मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंसी रखने के लिए दोनों की जीरो की फिक्सेशन अलग अलग पोजीशन पे कर दी। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, एक्स वाई जेड की वो कीमत निकालनी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं जेड को 2 मानता हूं तो एक्स को 1 मानना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन सेटिस्फाई हुआ। बताइएगा क्या 1 0 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यस सर। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या किया, अगर मैंने y को 2 मानता हूं तो x को 1 मानना पड़ेगा, तभी सेटिस्फाई हुआ। यस लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। कैसे हैं? आप इसको जिस मर्जी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये नहीं मिल सकता। आप इसको किस मर्जी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो नहीं मिलेगा आपको, या इसको जिस मर्जी No, कांस्टेंट sir. से मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं मिलेगा। तो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं, तो ये Yes, मेरा sir. सॉल्यूशन Yes, हो sir. सकता है। अब किताब वाला क्या कर सकता है, किताब वाला आपको मान लो तीसरा और दे दिया, मैंने इसका जोड़ करके दे दिया 1 + 1 2, 0 + 2 is 2, 2 + 0 is 2। बेसिकली तो क्या है, ये तीसरा आंसर नहीं है, ये तीसरा आंसर भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जो तीसरा है ये पहले दोनों से मिलके बना है। इसका मतलब ये जो तीसरा है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यस तो सर। सबसे इसलिए हमें डिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हमें कितने चाहिए, ऊपर मैंने बता दिया था कि हमें कितने चाहिए, 2। हमें पता है कि 2 चाहिए। हाँ, Yes, वो दो बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं। किसी का मान लो ये 2 ले ले, कोई ये 2 ले ले, कोई ये 2 ले ले, 2 बच्चों का जवाब अलग अलग आ सकता है, लेकिन ओके तीनों जवाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि हम 2 ही आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक 2 ही पॉसिबल हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। बट आप जब बुक पढ़ोगे तो बुक वाला फंडा शायद ये मेरे अनुसार ना चले, वो ऐसे बनाए बेटा, वैसे हिट एंड ट्रायल में कई बार गलती हो जाती है। अगर आप 0 की पोजीशन अल्टरनेट कर दीजिए तो आपका डिपेंडेंसी वाली बात खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा करने से डिपेंडेंसी रह जाती है, गलत हो जाता है जवाब। तो बेटर है कि आप पहली 2 चॉइस की तरह काम करो। सर 0 लेना जरूरी है, कोई और वैल्यू नहीं ले सकते? मैं वो कह रहा हूं ना, फिर आप गलती करोगे, कहीं न कहीं ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं की डिपेंडेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर मैं 0 रख लूंगा तो फिर वो डिपेंडेंसी की दिक्कत ही नहीं रहेगी, क्योंकि 0 फिक्स होने से ऐसे और ऐसे डिपेंडेंसी जनरेट हो ही नहीं सकती। किसी भी रैंडम वेरिएबल को ले सकते हैं जीरो। हाँ जी, जिस मर्जी वेरिएबल को ले लो आप, यहाँ x को ले लो, वहां z को ले लो, यहाँ y को ले लो, यहाँ x को ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। और सर 1 2 के अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं?
ये सेटिस्फाई करवाना है आपने, और क्या है, आप कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है। हाँ 1 2 की जगह क्या होगा 2 और 4 आ जाएगा, वो डिपेंडेंसी मिलेगी आपको हमेशा। अगर आप यहाँ 1 2 नहीं लिखोगे तो यहाँ 4 लिखोगे तो वहां 2 आ जाएगा, ठीक है ना। वो तो सोल्यूशन सेटिस्फाई करवाने वाली बात है। जितना ज्यादा छोटा नंबर डालेंगे उतनी कैलकुलेशन आसान रहती है, ज्यादा से बड़ी मुश्किल होती है। इस सर सवाल में ऐसी कोई नेगेटिव बात वैल्यू नहीं भी ले सकते हैं। है। ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं है। ओके सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो मैंने बताई कि एक आइगन वैल्यू के बदले कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं। जितने भी आइगन वेक्टर आते हैं आपको पूरी मैट्रिक्स के अपने साइज से ज्यादा आइगन वेक्टर नहीं आते। 3 बाई 3 का साइज है तो 3 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। तो तीनों के तीनों आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप किसी से भी कोई दूसरा जनरेट नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, कभी भी सारी वैल्यूज 0 नहीं आएंगी। इसका मतलब कभी भी R और N बराबर नहीं रहेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। पूरे चैप्टर के अंदर कभी भी R और N आपस में बराबर नहीं रहेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। सर ये 3 पॉइंट आपने अभी रिपीट किए हैं, वो दोबारा अगर रिपीट कर दो एक बार। सबसे पहली बात, एक आइगन वैल्यू के बदले में कितने आइगन वेक्टर आ सकते हैं वो n-r डिसाइड करता है। एक बार n-r ने जो वैल्यू दे दी, इस सवाल के लिए जैसे 2 वैल्यू दे दी तो 2 ही आइगन वेक्टर आएंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। किसके लिए? इस आइगन वैल्यू के लिए, -1 के लिए। दूसरी बात है, आइगन वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। आप अगर ये 2 जवाब सही हैं तो ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं रहेंगे। तीसरी बात, कभी भी किसी भी आइगन वेक्टर की वैल्यू सारी 0 नहीं हो सकती। चौथी बात, एक मैट्रिक्स के साइज से ज्यादा आइगन वेक्टर नहीं आ सकते। ओके सर। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? आइगन वैल्यूज जो होती हैं हमारी, वो हमारी रूट में भी आ सकती है, जैसे 1 + √5 समथिंग ऐसे। हाँ, या कुछ हमेशा भी आ सकती है। आइगन ठीक है, वो सही वैल्यूज होगी ना, आपकी, सुनो मेरी बात सुनिएगा, आइगन वैल्यूज आपकी रियल नंबर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर सर्ड्स में कुछ भी आ सकती है। क्लियर? यस सर। अब चलते हैं बेटा अगली वैल्यूज के लिए। अब देखो नेक्स्ट है, हमने लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए निकाला था। अब लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए 2 बार नहीं निकालेंगे क्योंकि -1 तो एक ही बार यूज करेंगे ना। अब फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा को 3 पुट किया, a - 3 टाइम आइडेंटिटी इनटू कैपिटल X इक्वल टू 0। a - 3 टाइम आइडेंटिटी इनटू कैपिटल X इक्वल टू 0। अब कितना रहा? -3 -12 -12 4 -8 कितना रहा? 0 सर। 0 4 -16 8 4 मल्टीप्लाई विद XYZ और ये मेरा 0। ऑपरेशन लगाइएगा। ऑपरेशन मतलब नीचे से 0 बनाया, R3 is operated by R3 - 2 R2, this is -12 4 4 -8 0 4 0, ये मेरा क्या रहा 8 और वो मेरा रहा -4 मल्टीप्लाई विद XYZ और दैट इज 0 0। सब बोर्ड थोड़ा नीचे करना कैमरा। हाँ कर दो, ठीक है। अब अगला ऑपरेशन लगाइएगा। 8 को बनाने के लिए -8 को बनाना पड़ेगा, या तो इसकी कैलकुलेशन कम कर लो, जैसे भी है। आपने बेटा R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते। चलो एनीवे मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर देता हूँ। R1 को 1/4 टाइम R1 कर दिया, R2 को भी 1/4 टाइम R2 कर दिया, R3 को भी 1/4 टाइम R3 कर दिया। ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ ऑपरेशन अलाउड, ये बात याद रखना। R1 पे चेंज R2 पे कहीं यूज नहीं किया, R1 और R2 का चेंज कहीं R3 पे यूज नहीं किया। ऐसा हम काम कर सकते हैं, इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग ऑफ ऑपरेशन। अगर R1 का चेंज यहां यूज हो जाता एक इसी के अंदर, वो गलत होता है। 4 से किया तो -3 1 1। सर कैसे कह रहे हो?
मतलब आप कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो किसी मैट्रिक्स को, मतलब अंदर ऑपरेशन को ये लगा सकते हो ना। सर यस जो आप कह रहे हो कि एक का यूज मैं दूसरे ये के कह रहा साथ हूँ कि जैसे आप पे R1 इंडिपेंडेंट ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 पे इंडिपेंडेंट, R3 पे इंडिपेंडेंट, इकट्ठे जब एक से ज्यादा ऑपरेशन लगाएं तो वो इंडिपेंडेंट हो, उनका चेंज दूसरे को चेंज ना करे। ओके सर। 4 से डिवाइड किया 1 रहा, 4 से डिवाइड किया ये बात रही, मल्टीप्लाई विद एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 0 0। डन, यहां तक नोट कर लिया। यस सर। यस सर। तो सर सब पे सेम ऑपरेशन ही लगाना है? सेम नहीं, दो बच्चे अलग अलग लगा सकते हैं ऑपरेशन, क्या है नहीं सेम सर, तो इसलिए जैसे किया। R1 पे 1/4 है, R2 पे 1/4 है, R3 पे 1। अरे भाई सेम की जरूरत नहीं है, आप डिफरेंट भी लगा सकते हो, 1/4 ही के तो मल्टीपल हैं ये, इसलिए मैंने 4 को यूज किया। ओके सर। अच्छा बेटा अगला ऑपरेशन क्या लगेंगे, R2 इज ऑपरेटेड बाय सर कैमरा। R2 इज ऑपरेटेड बाय R2 प्लस में 2/3 टाइम R1, 2/3 टाइम R1, दिस इज -3 1 1 0। देखो ना ठीक है ना, जब सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। -2। हाँ, नेक्स्ट क्या रहा, माइनस का 2/3, नेक्स्ट क्या रहा 1 - 2/3 इज 1/3, ये मेरा 0 2 - 1 मल्टीप्लाई विद एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 0 0 0। अगले के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, 3 को मैं खत्म कर देता हूं बेटा। R2 इज ऑपरेटेड बाय 3 टाइम R2, दिस इज -3 1 1। सर जहाँ 2/3 है वहाँ 0 नहीं आना था? कहाँ पे -2/3 नहीं सेकंड नहीं रो नहीं, में। 0 नहीं आएगा ना, 0 माइनस समथिंग है ना, 0 नहीं आएगा। देखो ओके सर। 0 2 - 1 और ये आपके पास एक्स वाई जेड। अब देखो अगला ऑपरेशन क्या लगा, R3 पे ऑपरेट किया, R3 प्लस R2, दिस इज -3 1 1 0 - 2 1, ये हमारा 0 रहा, मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, ये मेरा 0 रहा। सर कैमरा। ठीक है जी बात, कैमरा सो डन। अब देख रहे बच्चे और ऑपरेशन लगेंगे नहीं, क्योंकि -2 को बनाने के लिए -3 को बनाना पड़ेगा और इसके थल्ले सारे 0 हैं, का मतलब और ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर रैंक कितना रहा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2। एक भी नॉन जीरो एंट्री आ जाए इसको नॉन जीरो रो कहते हैं। और वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 3, एन हमारे पास 3। फार्मूले के मुताबिक n n minus - r कितना रहा, 3 - 2 इज इक्वल टू equals to 1. 1 आइगन वेक्टर इज पॉसिबल, 1 आइगन वेक्टर इज पॉसिबल। एक ही आइगन वेक्टर आपका पॉसिबल है। अब वो कैसे निकाल लेंगे, सर इसके लिए लास्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, एक्सक्यूज मी सर। -3x + y + z इज इक्वल टू 0, सर -2 सर कैमरा। हाँ जी आ गए जी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, यहां से z की वैल्यू क्या, 2y, ये z की वैल्यू यहां डाल दो, -3x + y और z की जगह 2y, -3x इज इक्वल टू -3y, ऐसा करके x y के बराबर आ जाता है।
Therefore, eigenvector for lambda is equal to 3 is that is x3. x3 क्यों लिया? 3 के बदले नहीं, तीसरी के बदले, दो पहले निकाल चुके हैं इसलिए नंबर 3 दिया। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर मान लो, अगर मैं y को 1 मानता हूं तो x मेरा 1 रहा, z मेरा 2 रहा, तो आंसर आ जाता 1 1 2। सर अगर हम 0 लेंगे तो सर तीनों वैल्यू 0 आएंगी। जी तो ले इन सकते, पहले जब से बोल रहा हूं जी तो कभी ले इन सकते ना। यहाँ आप पे ये 0 लेंगे सोचो तो सभी वैल्यू 0 आ जाएंगी। r इक्वल टू n होता है तभी 0 ले सकते हो। होमोजीनियस सिस्टम में ये अलाउ ही नहीं है कि जब r n से कम हो तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की तलाश करते हैं, तो एक ही रहा मेरे पास, n माइनस r ने बता 1 है, तो आप 0 नहीं सकते किसी कीमत पे, ऐसे मान सकते। वैसे बाई चांस 0 आ जाए कोई नंबर वो अलग बात है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। सब जब r n से कम होगा तब इनफिनाइट वैल्यूज होंगी। हाँ यस, लेकिन वो इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी सारी आ जाती हैं, हमें तलाश है सिर्फ इंडिपेंडेंट की। ओके सर। बताता होमोजीनियस में Okay, इंडिपेंडेंट कितने होते हैं, वो n माइनस, बाकी तो सारे डिपेंडेंट है, राइट? यस सर। ये तो बेटा मैंने वो सारे सवाल करवा दिए जिसमें एक आइगन वैल्यू के एक से ज्यादा आइगन वेक्टर भी आ सकते हैं और सारों के अलग अलग भी आ सकते हैं। अब Yes, आपका sir. काम है सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने डाउट्स इकट्ठे करो। ओके Done? सर। सर हाँ जी, सर बोलिए। इनको चेक आइगन वेक्टर्स को चेक करने का कोई मेथड नहीं है, जैसे आइगन वैल्यूज को चेक ना, करने नहीं, का नहीं, इनको मेथड नहीं, होता इनको नहीं, बस इंडिपेंडेंट रखना, बस इंडिपेंडेंट रखिए। और चेक करने का मतलब आप अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरीफाई कर लो, जैसे दो इक्वेशन है ना x y z में, दोनों में डाल के आंसर वेरीफाई क्या कर मेरा लो। क्या नहीं है? फिर मैंने कैसा लिखा तेरे पास? आपने लिखा है सर? ठीक है, यस सर। यस सर। और नहीं किया, मेरे को क्या पता था, मैंने खोल ओके सर बेटा ये सवाल ट्राई कर लेना। यस एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी, मैंने आज ही ज्वाइन की है मैथ्स क्लास, तो अब तक बेटा ना क्या क्या चक्कर पता होगा? क्या बात है, आप लोगों की क्लास तो वैसे 1 नवंबर से है, 1 नवंबर तक तो एडमिशन ही है। ओके सर। हाँ मुझे भी ये सर, नहीं समझ आ रहा बायोटेक- भी आपकी क्लासेस का। सर बायोटेक ऑनर्स वालों के लिए भी यही है? नहीं, बायोटेक ऑनर्स की क्लास अलग है, वो तो +2 का सिलेबस है। ओके सर, हमें सर, वो मतलब कौन आप ही नवंबर में पढ़ाओगे? ये सिलेबस फिर से रिपीट होगा? नहीं पता नहीं, रिपीट कोई नहीं होना, कहाँ है इतना, बस वो ऐप में डाल दूंगा ओके इसको, अभी वहां से बच्चे देख लेंगे। ओके